मेरे विषय में कंटिन्यूटी मैं देख पाया क्योंकि मैं फेल हुआ उसका एनालाइज किया, चीज़ों को सीख सीख के बढ़ा हूँ। नमस्कार, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मिथिलेश शर्मा जी। मिथिलेश शर्मा जी ने 4 बार मेंस लिखा और हार नहीं मानी। अपने प्रथम इंटरव्यू प्रयास में 75 नंबर अर्जित करने वाले मिथिलेश शर्मा को CGPSC 2023 में 86वां रैंक मिला और अभी वो स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थ हैं। आइए मिथिलेश शर्मा जी से जानते हैं उनकी कहानी। स्वागत है सर। जी, सबसे पहले तो मेंटर्स ज्ञान का धन्यवाद सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। तो सर मैं 2019 से इस एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ हूँ जी। अब 5 साल अभी लगा है मुझे। पेशेंस खेल था मेरे लिए मेन। बिल्कुल। और 5 अटेम्प्ट के बाद अभी मेरा 5वां अटेम्प्ट था ये वाला 2023 का। उसमें मेरा 86 रैंक आया सर। अब मूलतः मैं धमतरी जिले का रहने वाला हूँ। धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड में ग्राम नारी है छोटा सा, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ सर। जी। तो वहाँ जब आप नारी से आप तैयारी कर रहे थे, नारी में सही? नारी, हाँ, NARI, NARI, बहुत सुंदर नाम है आपके गांव का। तो वहाँ से स्कूलिंग भी वहीं पे ही हुई थी? 8th तक की स्कूलिंग वहाँ हुई सर। फिर हाँ, कुरुद में 9th से 12th तक वहाँ हुआ। अच्छा। हाँ। फिर 9th से 12th तक कुरुद गए? कुरुद। ये गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल? 9th से 12th जो कुरुद किया हुआ प्राइवेट स्कूल है, 8th तक गवर्नमेंट स्कूल। फिर उसके बाद क्या रही जर्नी आपकी? उसके बाद सर मैंने 1 साल तो मैं भिलाई AIEEE की तैयारी के लिए गया था। इंजीनियरिंग करना है ऐसा था। वो ड्रॉप लेके जी। उसके बाद उसमें नहीं हुआ AIEEE में, तो PET में अच्छा रैंक था तो गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। तो GC जगदलपुर मिला, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग किया मैकेनिकल ब्रांच में। और GC से इंजीनियरिंग करने के बाद कोई और इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिए या सीधे? नहीं सर, मेरा उस समय क्या अमित कटारिया सर वहाँ DM हुआ करते थे बस्तर में जी। और मैं वहाँ एंकरिंग किया करता था कॉलेज में। हाँ। तो इंजीनियरिंग फील्ड से मेरा इंटरेस्ट हटते गया और सिविल सेवा के क्षेत्र में होने लगा था 2017 में। तो उसके बाद मैं CGPSC का डिस्कस किया घर में, CGPSC फील्ड में जाना है करके। और ग्रेजुएशन के बाद से ही स्टेट में CGPSC की तैयारी में भिड़ गया था। तो ये आसान होता है या फिर कोई कठिन होता है इंजीनियरिंग से एक पूरा फील्ड को शिफ्ट करना, जहाँ पे आपको आपने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है? हिंदी मीडियम में। हिंदी में लिखे, जहाँ हम लोग इंग्लिश में पूरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं और फिर वो 4 साल बाद वापस ट्रांजिशन आता है कि हमको पूरा का पूरा मेंस लिखना है हिंदी में। हाँ। तो एक लैंग्वेज ट्रांजिशन की बात होती है और एक दूसरा होता है कि फील्ड ट्रांजिशन का। आप पूरा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक फिर वही जो हम स्कूल में पढ़ा करते थे सामाजिक विज्ञान, फिर विज्ञान, इस तरह के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें फिलॉसफी है जो हमने कभी नहीं पढ़ा है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स चेंज होना, ये एक ट्रांजिशन था। और लैंग्वेज का जो ट्रांजिशन होता है, क्या ये सही होता है या कितना तकलीफ देह होता है? चैलेंजिंग तो होता है सर। शुरू में हम स्कूलिंग यदि किए हैं तो हिंदी से किए, फिर इंग्लिश में शिफ्ट हुए जी। उसके बाद इंग्लिश लिखने का 4 साल पूरा इंग्लिश लिखे रहते हैं जी। CGPSC में आके 7 पेपर हिंदी में लिखना, लैंग्वेज के अलावा बाकी पेपर को हिंदी में लिखना। तो इंग्लिश लिखते लिखते चैलेंजिंग होता है, छूट जा रहता है हिंदी। 1 आध साल एडजस्ट करने में वो भी लगता है। उसके बाद लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और सब्जेक्ट का ऐसा है, इंजीनियरिंग में टेक्निकल पढ़े रहते हैं और CGPSC का प्रॉपर 80-90% सिलेबस जो है आर्ट बैकग्राउंड के हिसाब से बोला जा सकता है। बिल्कुल। तो उसमें एडजस्ट करना टाइम लगता है, ये तो है, चैलेंजिंग है। 2019 में आपने तैयारी चालू की थी? जी सर। तो 2019 में जब तैयारी चालू किए थे, क्या एकदम क्लियर पाथ था कि CGPSC करना है? तो ये अगर आपका क्लियर था तो इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ऐसे पढ़ना होता है, ये एकदम दिमाग में क्लियर था या फिर वो भी समझने में समय लगा? वो समझने में समय लगा सर, इसीलिए क्योंकि मैं ग्रामीण बैकग्राउंड से था। तो मैं गांव का पहला व्यक्ति हूँ जो CGPSC क्रैक किया है पूरे तो अपने गांव में। हाँ, अभी तक मतलब इतिहास में पहला व्यक्ति हूँ, ऐसा है जी। तो उसमें समझने में कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, फैमिली में कोई CGPSC क्रैक किया ऐसा नहीं था जी। तो करना है, सिविल सेवा के क्षेत्र में इंटरेस्ट था तो करना है ऐसा तो था। लेकिन कैसे चीज़ें करनी है, प्री क्या है, मेंस क्या है, समझने में टाइम लगा। सब चीज़ों को धीरे धीरे समझ के इसीलिए टाइम लगा मेन। तो जब 19 से एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं, पूरा 19 से लेकर के ये 23 तक का क्या क्या ट्रांजिशन था? मतलब पहले बार क्या हुआ था, गलती क्या थी, फिर उसके बाद क्या गलतियाँ हुई? अगर इसको एक सीक्वेंस में जानना चाहेंगे तो वो क्या होगा? पहला अटेम्प्ट में सर 2019 वाला जो हुआ, 2020 में फ्री हुआ फरवरी में, वो दिया।
तो मेरी तैयारी प्रॉपर नहीं हुई थी, तो 140 के आसपास कट ऑफ गया था, तो 130 आया मेरा। उस समय बहुत ज़्यादा, उस समय हाईएस्ट कट ऑफ था वो, तो 130 आया। तैयारी नहीं हुई तो फिर भी मैं 130 है 8-10 नंबर से चुका हूँ, तो ठीक है समझा। उसके बाद वहीं पे हम लोग क्या है गलती कर देते हैं, उसके बाद मेंस का तैयारी करना चाहिए, मैं वही रिकमेंड करता हूँ। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री ना निकलना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं मेंस की तैयारी। हाँ, मेंस की तैयारी में। मतलब अभी जब प्रीलिम्स हुआ है, हाँ, जो भी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनका प्रीलिम्स नहीं निकला, वो अच्छी बात अब है। उनको अच्छी बात है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। प्री निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला फर्स्ट टाइम में तो और अच्छी बात है। तो अभी आपको वापस प्री की तैयारी करनी चाहिए कि आपका प्री नहीं निकला है, या अब मेंस पढ़ना चाहिए? यदि बेसिक तैयारी हो गई है और 5-7 नंबर से चुके हैं आप जी, तो डेफिनेटली एग्जाम हॉल का भी 5-7 नंबर रहता है जी, तो आप मेंस की तैयारी में स्ट्रेट भिड़ सकते हैं, ऐसा है जी। डायरेक्ट मेंस मार्च से अक्टूबर तक मेंस कर लिए, उसके बाद प्री में शिफ्ट हो गए। मेंस पढ़ने का फायदा इनडायरेक्टली प्री में होता है, 8 से 10 नंबर हमारा इनडायरेक्टली बढ़ता है प्री में। और ये क्वेश्चन वो होते होंगे जो मेरा अपना एनालिसिस रहा है, जो विलोपित कभी नहीं होते, वो विलोपित नहीं होते। 7 पेपर हो गए या फिलॉसफी का कुछ क्वेश्चन जो प्री पढ़ा है तो उसका नहीं बनता, लेकिन मेंस यदि डीप पढ़े हैं तो वो फिलॉसफी का क्वेश्चन 4-5 रहता है वो बना लेते हैं। इकोनॉमी का क्वेश्चन और ये विलोपित नहीं होता, सबसे इम्पोर्टेंट है। जो वन वर्ड है उसके चांसेस है कभी विलोपित हो जाता है। वो कूट वाले क्वेश्चन रहते हैं तो प्री पढ़ा है उसके लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन मेंस में डीप पढ़ते हैं तो उसको हम लोग डील कर लेते हैं। जी बिल्कुल। फिर इसके बाद आपने मेंस की तैयारी की 2019 से? नहीं सर, मेरे विषय में कंटिन्यूटी मैं देख पाया, क्योंकि मैं फेल हुआ उसका एनालाइज किया, चीज़ों को सीख के बढ़ा हूँ। मैं वो नहीं कर पाया क्योंकि कोई बताने वाला भी नहीं था। तो मेरा टाइम क्या करूं, उस समय प्रयोगशाला सहायक कुछ एग्जाम आया हुआ था, जुलाई में होने वाला था जी, तो 2020 जुलाई में हुआ, उसमें चला गया तो एक कंटिन्यूटी मेरी ब्रेक हुई। उस चक्कर में मैं क्या है मेंस तैयार नहीं किया, 1-8 मंथ ही सितंबर अक्टूबर में पढ़ा, मेरे तैयार नहीं थे। अगला फिर प्री आया, नोटिफिकेशन आया 26 नवंबर को 2020 का, उसमें मैं फिर प्री के लिए भिड़ गया। प्री में भिड़ा तो इस बार बॉर्डर में था, मैं प्री दिया उसके बाद बॉर्डर में रहो तो पता चल गया था निकल भी सकता है 50-50 करके। तो उस चक्कर में रिजल्ट आते तक 1.5-2 महीना फिर पढ़ाई नहीं हुई। अच्छा, वेट करते बॉर्डर में है होगा तब करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग गलती कर देते हैं जी, बॉर्डर में रहेंगे पढ़ाई नहीं करते हैं तो आगे ऐसा 4 महीना पढ़ लिए फर्स्ट टाइम में तो हो सकता है, और 2-2.5 महीना पढ़ेंगे तो पक्का नहीं होगा फर्स्ट टाइम में, सिलेबस ही इतना डीप है मेंस का। तो वैसा क्या 1.5 महीना मेरा चला गया, ऐसा है 2020 में। रिजल्ट आया तो मैं क्वालिफाई हो गया था, लेकिन पहले भी ऑफ सीजन में मैं नहीं पढ़ा था और अभी भी 1.5 महीना वेस्ट कर चुका था। तो ऑफ सीजन मतलब जो प्री नहीं निकला, मार्च से अक्टूबर को मैं जनरली ऑफ सीजन वर्ड यूज करता हूँ। ऑफ सीजन क्योंकि प्री निकलेगा तब तो सब 4 महीना पढ़ेंगे, ऑफ सीजन में यदि हम पढ़ लेंगे तो वो लीड ले लेंगे बहुत। मतलब अक्टूबर के बाद सीजन आ जाता है। अक्टूबर के बाद सीजन ये है कि सब पढ़ेंगे प्री का। और ये क्या है शांति काल बोलता हूँ वर्ड में, कि मार्च से अक्टूबर का जो समय है शांति काल, उसमें हम लोग नहीं पढ़ते या दूसरे एग्जाम में भटकते हैं जी। वहाँ हम लोग फिर पीछे हो जाते हैं। उस टाइम को यदि यूटिलाइज करें मेंस में स्कोर करने के लिए, मेंस में अच्छा करने के लिए, तो वो फायदा होगा। फिर इसके बाद ये गलती हुई 2021 में, 20 वाला जो 21 में जो आपने 21 से प्री दिया, इसमें ये गलती हुई कि 1.5 महीने उधर वेट कर लिए, उससे पहले मेंस की तैयारी नहीं की, तो 2 महीने बचे हुए में मेंस की तैयारी नहीं हुई। 2-2.5 में हाँ, फिर भी मेरे क्योंकि लेखन शैली मेरा शुरू से ठीक था तो ठीक ठाक नंबर बन गए थे। लेकिन तैयारी नहीं हुई। तो ये 2021 वाला प्री, 21 वाला प्री जो 20 वाला 21 में है, 2021 में 2000 CGPSC 2020 वो चला गया। फिर इसके बाद वापस तैयारी की मेंस का। उसके बाद सर क्योंकि ये अपना एक जैसे हम लोग गरीबी का दुष्चक्र पढ़ते हैं वैसा जैसे ना ये CGPSC भी दुष्चक्र है। जुलाई में मेंस हुआ तो इतना हम लोग पढ़ के बोर हो जा रहे थे। मेंस बहुत हेक्टिक रहता है, 4 महीना पढ़े हैं, 3 महीना पढ़े हैं, उसके बाद 1-2 मंथ का ब्रेक चाहिए रहता है, रिजल्ट तक का तो एटलीस्ट वेट चाहिए। हाँ, रिजल्ट या उसके आने के 15-20 दिन पहले तक। तो ऐसे में सितंबर अक्टूबर चला जाता है हम लोग का। इंटरव्यू नहीं आया तो फिर प्री पढ़ने का सीजन चालू होने वाला था, तो फिर मेंस इंप्रूव नहीं होता। तो ये एक दुष्चक्र जो मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें हम घूमते रहते हैं बार बार। राइट। इसीलिए फर्स्ट टाइम में यदि प्री नहीं निकल रहा है तो वो अच्छा है बोलता हूँ। बेंस भी दिए तो नहीं निकलने वाला पोस्ट अल्टीमेटली मेंस के नंबर से मिलना है, तो इसलिए नहीं निकलना भी अच्छा रहता है कई बार। उसके बाद फिर एक दुष्चक्र और चालू हो गया, 1 साल उसमें चला गया।
फिर जाके आपने मेंस की तैयारी की। उसके बाद हाँ 2-3 वो रिजल्ट थोड़ा जल्दी आ गया था, तो मैंने मेंस की तैयारी चालू की। 1-2 महीने किया, फिर भी नहीं हो पाया था, प्री करना था। 21 वाला अटेम्प्ट में मैं दिया, जो 2022 में हुआ, उसमें मैं मेंस दिया तो 2 मार्क्स से एग्जैक्ट मेरा इंटरव्यू कॉलिंग रुका था है ना, और विवादित था, उस पर टिप्पणी हम नहीं करेंगे जी। तो फिर वही दुष्चक्र चला और फिर वेट किए, इस बार भी नहीं हुई। उसके बाद ऐसा हुआ सर, फैमिली इमरजेंसी आ गया। 21 वाला मेंस मैं मई में दिया और पापा की डेथ हो गई जुलाई में, तो उस चक्कर में फिर अस्त व्यस्त हो गया, फैमिली सेटल करना है, सब क्या करना है, उस समय तो कुछ समझ नहीं आया। तो 1 साल मैं घर में था, उसमें मैं ऐसा था उस समय ऑटो मोड में डाल दिया था लाइफ, मतलब सोच नहीं रहा था ज़्यादा कि पढ़ने का टेंशन है, उधर का टेंशन, ऐसा नहीं सोच रहा था। केवल कि मैं जैसा जाएगा लाइफ 6 महीना ऑटो मोड में, ज़्यादा सोचूंगा नहीं, चलने देता हूँ। उसके बाद प्री दिया, मैं 8-10 दिन पढ़ के ही प्री दिया रहूँगा मैं जी। लेकिन मेरे अच्छे मार्क्स थे, बहुत 90 के आसपास कट ऑफ में 110 के आसपास बने थे जी। इसीलिए मैं प्री बोलता हूँ कि लक बेस्ड रहता है, कितना पढ़ें वो नहीं है, पूर्व ज्ञान और एग्जाम हॉल में 2 घंटा कितना हम डिलीवर कर पा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है। उस अटेम्प्ट से मैं वही सीखा कि 15 दिन पढ़ के वैसा 20 नंबर से कट ऑफ पार करके मैं प्री निकाला था। तो वही लगा कि कम पढ़ने से भी हो जाएगा, यदि वहाँ निकलने रहेगा तो बस सही पढ़ो, सही पढ़ें और पूर्व ज्ञान आपका है तो उससे निकल सकता है ऐसा। वो अटेम्प्ट ऐसे ही गया था, मेंस भी तैयार नहीं कर पाया था। एक और तो ये थर्ड मेंस हो गया था। इसमें थोड़ा सा एक फैमिली इशू था, वो मिला करके दूसरे में थर्ड मेंस गया। फिर चौथे में सर मैं फिर फैमिली, क्योंकि मैं और मम्मी थे, तो मम्मी को बड़े भाई के पास शिफ्ट करके मैं सोचा कि अब आगे करना है। इतना दिन इन्वेस्ट किया हूँ तो 70% 80% रास्ता मैं पार कर चुका हूँ, 1 साल दे के देखना है करके। लेकिन जैसे ही मैं सोचा था, उसी समय अपेक्स बैंक का एक वैकेंसी आया व्यापार में, तो अपेक्स 2023 की बात है ये, सितंबर अक्टूबर में जी। तो उसकी तैयारी करने के लिए मेनली मैं बिलासपुर आया हुआ था। 400 पद है और पूरा अनारक्षित है, रिजर्वेशन नहीं है। उससे पहले वनडे एग्जाम में भी मेरे रैंक बनने चालू हो गए थे, अंडर 200 में आने लगा था, तो कर लेता हूँ करके। लेकिन उसको मैं पढ़ के प्रॉपर तैयारी किया, उसमें नहीं हुआ था, 3-4 मार्क्स से, और मेरा रैंक ना 1000 से भी पार हो गया था, किया था तैयारी में। उसके बाद ये हुआ कि 1-2 दोस्त जो मेरे क्लोज फ्रेंड है, उन लोग बोले कि शायद तेरा पीएससी में ही होना लिखा है भाई। एपेक्स वो था, वो जून वो हुआ था, अक्टूबर में एग्जाम हुआ था 2023। मैं बिलासपुर शिफ्ट हो गया था उस समय, ठीक है। एग्जाम दिया, देने के बाद मेरे को लगा कि नहीं होगा, नंबर कम हो गए हैं। लेकिन उस समय एक गलती से चीज़ें ये हुई कि कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो मेरे पास ऑप्शन ही प्री पढ़ने का था। दूसरा आता तो मैं शायद भटक जाता। कभी कभी बोलते हैं कि नीति जो लेके जा रहा है, लिखा है, वो होता है। तो कोई रहता है वैकेंसी तो मैं शायद पढ़ता उसको, उसकी तैयारी करने लगा। लेकिन नहीं आया वैकेंसी, तो प्री पढ़ा, और मेंस के ड्यूरेशन में भी पूरे 4 महीने में नहीं आया। और एक चीज़ मैं और गौर किया हूँ सर कि मेंस यदि 3-4 महीने भीड़ के पढ़ें तब इम्प्रूवमेंट होगा प्री के बाद। बॉर्डर में मत फंसे, जैसा ही हुआ है प्री 8-10 दिन का ब्रेक लेके यदि पढ़ते हैं, वापस बैठ जाइए। तो चारों मेंस में मैं इसी में 4 महीने अच्छे से पढ़ा था, जिसमें मेरा निकला। और जिसमें 2 मार्क्स से चुका था, उसमें 2-2.5 महीने पढ़ा था। बाकी मेंस में मैं 1-2 मंथ पढ़ा था, तो उसका भी नुकसान हो रहा था। इस मेंस में 4 महीने रेगुलर पढ़ा, कोई वैकेंसी नहीं थी, कोई भटकाव नहीं था, प्रॉपर बिलासपुर में रह के घर नहीं गया, पढ़ा, तो उससे इम्प्रूवमेंट नंबर हुआ मेंस में। राइट। एक अगर मैं आपके पूरे जर्नी का कंक्लूजन निकालना चाहूँ, जो आपने पहले ही कहा कि अगर कोई आपको बता देता सब छोड़ दो, 1 साल पूरा मेंस पढ़ो जी सर, पूरा जी, एकदम दम लगा करके, कम से कम 2 बार कंप्लीट कर लो अक्टूबर कहते तक, जिसको आप शांति काल कहते हैं, शायद ऐसा होता है ना। शांति काल में पूरा मेंस को ख़त्म कर दो, फिर प्रीलिम्स की तैयारी कर लेना। तो क्या ये 4 साल का जो गैप है वो 1 साल हो सकता था? हाँ सर, 4 साल का गैप 1 साल या 2 साल जरूर हो अपने कैपेबिलिटी से आप हाँ, 1 साल में उसमें ना होता तो 2 साल में, फिर 4 साल का 2 साल में हो जाता बिल्कुल। तो ये इस कड़ी में जो कोई अगर बताने वाला होता, हाँ, वो बताने वाला इम्पोर्टेंट होता है। मैं एक्चुअली इस बात पे गौर करना चाहता हूँ कि मेंटर या फिर गाइड जो होते हैं, जिसको आपने पहले बोला था कोई बताने वाला होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है इस जर्नी में। जी सर, मेंटर्स की बहुत भूमिका है सर इसमें। उस समय ऑनलाइन भी उतना अवेलेबल नहीं था, अभी तो ऑनलाइन जैसे आप लोग भी कनेक्ट करा रहे हैं, दूसरे भी करा रहे हैं, उससे हम सीख सकते हैं। इस कड़ी में मेंटर का रहना बहुत ज़रूरी है। कोचिंग आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं, लेकिन 1-2 बताने वाला है तो उसमें थोड़ा मार्ग आसान हो जाता है। अच्छा, ये ऑनलाइन को अगर हटा दें तो आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं, जो सही आदमी है जी,
जिसको पता है, जिसने पेपर निकाला है उस समय, वो आपको बता दे तब भी ये काम करता है। हाँ, वो भी बता दे तब भी काम करता है। आपका रूममेट हो सकता है, आपके भाई हो सकते हैं, प्लानिंग बहुत जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है, वो समझा दे तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। शायद कोई होता तो आपको यही बताया होता पहले मेंस कर लो, ये कंप्लीट कर लो, या आप किसी को अगर आप बताते हैं आप, हाँ मैं वही बताता हूँ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, प्री नहीं निकला, 20-30 नंबर का डिफरेंस है तो प्री भी वीक है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यदि 10 नंबर तक का डिफरेंस है आपका कट ऑफ से, तो आपका पाथ सही है, आप उस पर मार्च से लेकर अक्टूबर 7-8 मंथ पूरा मेंस को इम्प्रूव करने में यदि हम देते हैं, फिर प्री के उससे क्या होगा सर, 2 चीज़ें हैं। प्री में हम बॉर्डर में मत फंसे, ये ट्राई करना चाहिए। प्री में बॉर्डर में रहते हैं तो जनरली क्या होती है, पढ़ाई होती नहीं है 1-1.5 महीने, और वो 1-1.5 महीने में दूसरे लोग इतना लीड ले लेते हैं, उसको कवर कर पाना मुश्किल होता है। तो मेंस पढ़ने से 10 नंबर, जैसा मैं शुरू में बोला कि प्री में बढ़ता है, तो बॉर्डर में नहीं रहेंगे तो स्ट्रेट 1 हफ्ते बाद प्री से हम मेंस पढ़ने लग जाएंगे, तो उसका बेनिफिट 1 महीना इधर वेस्ट नहीं करेंगे होगा। और 7-8 मंथ हम लोग और जैसे मेंस पढ़े हों उधर ऑफ सीजन में, शांति काल में, उसका भी फायदा होना है। तो स्ट्रेट वैसे ही करना चाहिए, प्री ना निकले 5-10 नंबर से मेंस पढ़ लेना चाहिए। यदि आपका फोकस वनडे एग्जाम में नहीं है, पीएससी है, तो उसको टाइम देंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये हो गया पूरा CGPSC की जर्नी की बात। जी सर। अगर इसको तोड़ दें, जैसे मोस्टली लोग तैयारी करते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जिस फॉर्म में ये टूटा हुआ है जी, शुरू से अगर शुरू करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए क्या बेसिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन किताबों को पढ़ना चाहिए, क्या प्रीलिम्स और मेंस में अलग अलग किताबें होती हैं, या प्रीलिम्स के लिए आपका जनरली अप्रोच क्या होना चाहिए? जी सर, प्री में, मेंस में तो जनरली मैं नोट्स बनाने को प्रेफर करता हूँ। प्री में अभी बुक से पढ़ते हैं तब भी हो जाएगा। मेरा मानना है सर, अभी हम लोग ओवर गाइडेंस के शिकार हो रहे हैं। अच्छा, ओवर गाइडेंस के, ये बुक है, ये मटेरियल है, यहाँ से पढ़ लिए। प्री में लिमिटेड पढ़ना भी फायदेमंद है। हम लोग जनरली क्या करते हैं लोग कि 3-4 क्वेश्चन जो एकदम टफ है उसके पीछे भागते हैं और किस बुक में है उस बुक को खोजने लगते हैं। ये नहीं खोजते कि मैं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितने में मैं सिली मिस्टेक किया। इतना क्वेश्चन आराम से रहता है हर प्री के पेपर में। जैसे मेरा 4 कंटिन्यू प्री निकला तो मैं ये चीज़ एनालाइज किया कि इतना क्वेश्चन सफिशिएंट रहता है उसमें कि आराम से प्री निकाल सकते हैं। पढ़ा हुआ से आया रहता है। 8-10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जहाँ बाहर से है वो सबके लिए नए हैं, वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा। कट ऑफ आपको यदि प्री पार करना है तो जितना पढ़ा हुआ है उसमें सिली मिस्टेक करेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम में मैं 3-4 सिली मिस्टेक किया था, 7-8 नंबर से रुका था, तो 6 नंबर जो गलत किया वो फिर माइनस मार्किंग, ऐसा करके 7-8 नंबर कम होता है। बुक्स की यदि बात की तो बुक्स तो ठीक है जो भी आप पढ़ रहे हैं मार्केट से। स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने में मैं NCERT वगैरह तो नहीं पढ़ा हूँ मैं प्री के लिए। मार्केट में जो कोचिंग का बुक है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मेनली फोकस रहता था सर मैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करूँ। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यदि कूट वाले क्वेश्चन आते हैं, इस साल का तो खैर 1 लाइनर था, तो कूट वाले यदि क्वेश्चन आते हैं तो कई ऐसे क्वेश्चन मैं देखा हूँ जिसको मैं जीवन में कभी नहीं पढ़े रहता था, लेकिन उसको बना के मैं नंबर खींच लेता था। मैं कूट वाले क्वेश्चन में आप, हाँ, UPSC कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, UPPSC कर रहे हैं, तो कैसा एलिमिनेट करना है। प्री में नंबर बढ़ाने का वही है कि आप क्या आंसर है उसके पीछे मत जाइए। 4 ऑप्शन है तो क्या आंसर है, जनरली क्या करते हैं लोग, क्या आंसर है खोज रहे हैं, नहीं बन रहा है तो क्या आंसर नहीं है वो खोजने में जाना चाहिए। A आंसर नहीं है, B आंसर नहीं है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, तो 2 ऑप्शन में फिर रिस्क लेके अपने को बनाना है। 50% प्रोबेबिलिटी बन गया, कोई एक करिए हो सकता है। हाँ, ऐसा 4 यदि हम करते हैं उसमें एक भी सही हो गया तो 0 मार्क्स रहेंगे। 3 माइनस हुआ उसका 2 कटेगा और 2 सही। यदि गलती से या किस्मत से 2 भी सही हो गया तो बहुत ज़्यादा लीड ले लेंगे हम रिस्क लेने का, क्योंकि 50-50 है तो 50-50 2 सही 2 गलत हुआ तो फायदा हो जाता है सर। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एक जरूरी है। टेस्ट सीरीज प्री के लिए आप कोचिंग करो या मत करो, टेस्ट सीरीज हमेशा मैं लगाओ बोलता हूँ जितना हो सके। कब से देना चाहिए टेस्ट सीरीज? पूरा तैयारी के बाद देना चाहिए या सिलेबस कंप्लीट हो जाए सर, उसके बाद नवंबर से जनरली 2 राउंड में कोचिंग वाले मैक्सिमम कंडक्ट कराते हैं। नवंबर-दिसंबर में फर्स्ट राउंड चला के जनवरी। कोई तैयारी कर रहा है, उसका नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है जी, तो क्या उसको टेस्ट सीरीज देना चाहिए? वो उस केस में सर ये देख लेना चाहिए कि 70-80% भी तैयार है तो दे सकता है, और लगता है कि 50% भी तैयार नहीं है तो उस केस में दिसंबर के बाद जब जनवरी में और राउंड स्टार्ट होता है टेस्ट सीरीज का, मेगा जैसे, उस पर फोकस कर सकता है। मतलब जो फुल लेंथ स्टार्ट फुल लेंथ है उसका फुल लेंथ होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना ही चाहिए, क्योंकि पहले पढ़ रहे हैं तब पहले हमेशा करना चाहिए। टॉपिक पढ़ लिया, याद लग रहा है
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उससे क्या है, एनालाइज कर पाएंगे डायरेक्शन सही है कि नहीं है, जो बुक पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जी, एक सवाल जो आमतौर पर स्टूडेंट्स का रहता है, जो आपने भी वर्ड यूज़ किया, ओवर गाइडेंस। मान लीजिए इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कोई ओवर गाइडेंस नहीं होना चाह रहा है जी, तो उसको कौन से बुक्स प्रेफर करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए? कोई स्पेसिफिक है? मैं सर ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि एकदम स्पेसिफिक, मैंने जो पढ़ा हुआ मैं बता सकूँ कि मैं टूटेजा अकेडमी से मेरी कोचिंग हुई थी जी, तो वहीं की बुक मैं मैक्सिमम फॉलो किया था। वहाँ की बुक मैं इसलिए प्रीफर मेन करता हूँ, बाकी मार्केट में और बुक है एकदम वो प्रीफर करो आप नहीं बोलूँगा, मेनली वही रहता है कंटेंट। उसमें क्या रहता है, थोड़ा कम दिया रहता है और मैं एक्स्ट्रा पढ़ने से हमेशा बचते आया हूँ। 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा एक बुक को 10 बार पढ़ो, ये कॉन्सेप्ट हमेशा रहा है जी। क्योंकि इसमें एक बार में कोई चीज़ें याद नहीं होगी। तो टूटेजा अकेडमी की मैं CGGS की बुक फॉलो किया था और ऑब्जेक्टिव तो आता ही है प्रीवियस ईयर, उसको मैं फॉलो किया था। इंडिया के लिए थोड़ा स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ता है सर, पॉलिटी जैसे लक्ष्मीकांत मैक्सिमम लोग बताएंगे वो पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मैं टूटेजा का ही फॉलो किया था, जो अवेलेबल थी वहाँ की किया था। और घटना चक्र प्रैक्टिस करने का विशेष मैं सलाह देता हूँ। घटना चक्र में क्या होता है, 5-10 क्वेश्चन यदि प्रीवियस ईयर के फंस गए तो 10 नंबर का लीड ले लिए। और यदि थ्योरी बुक, जैसे मैं बताया कि थ्योरी बुक मैं थोड़ा कम पढ़ा हूँ, एकदम स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा हूँ, कोचिंग का पढ़ा हूँ, तो घटना चक्र प्लस थ्योरी बुक मिला के फिर बहुत हो जाता था। राइट, हाँ, थ्योरी बुक बस में जैसे कम लग रहा है तो घटना चक्र कवर कर देता था। ओके, तो छोटा वो घटना चक्र हाँ दोनों कवर कर देगा। और रिवीजन मेन है सर, रिवीजन किए तो वो एक्स्ट्रा नंबर खींचता है, ऐसा है घटना चक्र प्रीलिम्स। हाँ, रिवीजन और 8-10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यदि प्रैक्टिस से आप एलिमिनेशन सीख गए हैं तो वो बेनिफिट देगा। राइट, कंसाइज करके कहें अगर प्रीलिम्स के बारे में तो वो है कि कम बुक पढ़ो, जितना ज़रूरत है उतना बुक पढ़िए और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि एग्जाम में फाइनली जा करके आपको ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। ऑब्जेक्टिव बनाना, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, थ्योरी पढ़ते तो वो बहुत लॉस करता है। और एग्जाम में थ्योरी तो आने फॉर्म में तो आई 4 ऑप्शन ही आ रहा है जिसकी प्रैक्टिस आपको पहले करनी होगी। अच्छा, प्रीलिम्स निकल गया, फिर एक तो आपने कहा टाइम वाला, जो मैं पहले नोट कर चुका कि प्रीलिम्स के बॉर्डर में मत रहो जी सर, और हो तब भी सिलेक्शन मान लो अपना, क्योंकि अगले साल तो आपको देना है जी सर। इस साल निकल गया तो अच्छी बात है। हाँ। 1 हफ्ते का ब्रेक ले लो जी सर और वापस तैयारी चालू कर दीजिए। ये हुआ टाइम के हिसाब से कि 1 हफ्ते के बाद आपको चालू करना ही है जी सर। इसमें क्या मेथड होता है, मतलब कैसे करना है और क्या चलते हैं मेंस का आपका तैयारी का क्या पैटर्न था? जी सर, मेरा जैसे निकला है उसी मेंस की मैं बात करूं तो 4 मंथ लगभग मेंस में प्रॉपर मिल जाता है। 1 हफ्ते का ब्रेक लिए, उसके बाद अभी 26 जून से मेंस है तो 4 मंथ मिल गए। मान लीजिए 25 फरवरी से भी माने 9 फरवरी को प्री हुआ, 10-15 दिन भी गैप लिए, तब भी 4-4.5 मंथ मिल रहे हैं जी। उसको प्लान ये कर सकते हैं कि मैं जनरली टेस्ट सीरीज के हिसाब से प्लान करता था। टेस्ट सीरीज में क्या रहता है, पार्ट वाइज पहले टेस्ट कंडक्ट कराते हैं 3-3 दिन, फिर एक मेगा टेस्ट करा दिए, जैसे 3rd पेपर हुआ 3 दिन में इंडिया हिस्ट्री, फिर संविधान वाला पार्ट हुआ, CG हिस्ट्री हुआ, फिर मेगा, तो 12-13 दिन एक पेपर के लिए मोटा मोटा थ्योरी पेपर के लिए मिल गया। और टाइम उतना ही होता है, जैसे 5 पेपर कर रहे हैं तो उतना ही टाइम मिलेगा। आप फर्स्ट राउंड मेनली 15 मई 20 मई तक कंप्लीट आपको करना है। 3 डिवीजन मिनिमम मेंस में होने चाहिए। आप चालू कर रहे हैं तो 3 डिवीजन होगा तब जरूरी है। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। इसमें रैंक इम्प्रूव करना है या पोस्ट लेना है सर, तो पेपर 1, 2 और 4 की बहुत ज़्यादा भूमिका है अभी। पेपर 1 लैंग्वेज, हाँ भाषा, पेपर 2 ऐसे निबंध और पेपर 4 साइंस और मैथ्स वाला जो है। ओके, बाकी जो 4 पेपर है उसमें रैंक 1 भी है, चाहे जो पोस्ट नहीं पाया इंटरव्यू गया लगभग उतना ही है। इस साल तो और कम मार्क्स मिले हैं सबको, काट के चेक किए हैं, तो उस हिसाब से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, जैसे मैं अपना एनालाइज करता हूँ हमेशा कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहता है 86 से आप अंडर 10 कैसे पहुँचेंगे, अंडर 1 कैसे पहुँचेंगे, तो मैं डिफरेंस देख पाता था। तो पहला पेपर और चौथा पेपर में 25-25 नंबर का लीड ले लिए हैं, तो 50 नंबर और मेरे रहते तो मैं तो 3rd रैंक में रहता, ऐसा है। तो उस दोनों पेपर में ही इतना ज़्यादा बन जा रहा है गैप, उसको फिर थ्योरी पेपर जो 3रा, 6वां, 5वां और 7वां ये कवर नहीं कर पाता है, इसलिए पहला और चौथा और दूसरा मेन फोकस करना। इसमें और जो आप कह रहे हैं 25 नंबर या 50 नंबर का लीड, हाँ, वो लिया जा सकता है? लिया जा सकता है सर। जैसे मेरे मार्क्स अप्रोक्स पहले और चौथा में 100-105 ऐसे हैं, और टॉपर्स बोलने से टॉप 10 में जो है उन लोग के जनरली ऐसे हैं कि 125-130 है।
तो 20-25 नंबर का गैप है। इसीलिए मतलब उन लोग टॉप 10 में है और अपन जो 86 जो भी रैंक है, और बाकी जैसे जैसे नंबर कम होते जाता है, इंटरव्यू देंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा डिफरेंस होता है। राइट, ये तो हो गई मेंस की तैयारी, जिसमें आपने कहा कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 में नंबर खींच लो। जी सर। अगर इस तैयारी को और बांट दें, जैसे मेंस में आपने बोला ना कि 7 पेपर होते हैं, 3 को बढ़िया तैयारी कर लो, ये 3 की बेस्ट तैयारी कैसे की जा सकती है? मतलब बाकी को भी लेकर के चलें, वो तो है जी। पहला आपने बताया, जो मैंने समझा कि आपको अगर प्लानिंग नहीं बनाने आ रहा है या प्लानिंग मान लो नहीं बना रहे हैं, तो एक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो जी। उनका लिखा हुआ टाइम टेबल है जी, उस टाइम टेबल में आप अपने सब्जेक्ट्स ख़त्म कर लीजिए। है तो जैसे संविधान है, इतिहास है, ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी बड़े सब्जेक्ट्स हैं। अगर किसी टेस्ट सीरीज में इसके लिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन मिलता है, संभव है कंप्लीट हो पाना? फर्स्ट टाइम है सर तो नहीं है संभव, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ। यदि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ऑफ सीजन में पढ़ो। उस केस में फिर हार्ड स्टडी नहीं करके स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आप लक्ष्मीकांत यदि पढ़ने जाएंगे तो 2 दिन में लक्ष्मीकांत से मेंस करूँ तो नहीं होगा, तो कोई छोटी नोट से उठा के, थर्ड पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी है और स्कोरिंग नहीं है, मैक्सिमम 90 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें सीजी हिस्ट्री पर मेन फोकस कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में उसमें आप नंबर खींच लीजिए 40-45, बाकी फर्स्ट पार्ट में 30 खींच लिए तो ये 75 हो गया। 20 नंबर मैक्सिमम मिलता है सेकंड पार्ट में, मतलब संविधान और लोक प्रशासन। हाँ 20 नंबर मैक्सिमम, उतना लोक प्रशासन और संविधान पढ़ेंगे 50 मार्क्स के हैं, करना तो पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते, लेकिन 17 नंबर 20 नंबर अच्छे मार्क्स है 2-3 साल में। ओके, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो आउटपुट कितना मिल रहा है उस पर मेन फोकस करना है। मतलब अगर 2-3 महीने आप संविधान, 1 महीने भी संविधान पढ़ रहे हो तो भी कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं, आपको 20 नंबर मिलेंगे। और प्री का इतना पढ़ लिए हैं कि 10-12 नंबर तो आप ऐसे ही पा जाएंगे संविधान, यदि प्री में पढ़े हैं। उससे 5-6 नंबर के लिए यदि लक्ष्मीकांत को और एकदम नहीं पढ़े हैं पहले से, दूसरा सोर्स चेंज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो थर्ड पेपर का मेनली मैं ये करता हूँ कि आपके पहले से मेंस नहीं पढ़े हैं, नोट्स रेडी नहीं है मेंस के अकॉर्डिंग, तो प्री के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। प्री जो पढ़े हैं उसको याद तो आपको मैक्सिमम है, उसको रिवाइज करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि पढ़ा हुआ तो जल्दी याद होगा। लोक प्रशासन ही एक नया चीज़ होता है, उसके लिए कोई पतली सी बुक ले लीजिए और उसको ले जाके 20-25 नंबर का आता है, उसको कर लीजिए। बाकी सीजी हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री, वो तो पढ़े हुए रहते हैं, उसको प्री के अकॉर्डिंग कर लीजिए, तैयार नहीं है पहले से तो, क्योंकि वो आउटपुट कम देगा वो पेपर। मतलब यहाँ पे अगर 2-2, 3-3 दिन में कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ सोचना है तो अपने को आउटपुट पे ध्यान देना है कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, या इस सब्जेक्ट में सब लोग नंबर ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। जिसमें सब ला रहे हैं, जो ठीक लग रहा है, जैसे 1, 2 और 4 आपने पेपर बोला, उस पर वर्क कर लीजिए, ऐसा कहना। अगर कोई मेंस की तैयारी कर रहा है, उसमें याद करना और उत्तर लिखना, ये दोनों बराबर इम्पोर्टेंस रखते हैं या ज़्यादा याद करना इम्पोर्टेंट रखता है? और अगर इसको मैं एक लाइन में पूछना चाहूँ, आंसर राइटिंग कितना इम्पोर्टेंट है? जी, याद करना तो जरूरी है सर, लेकिन आंसर राइटिंग दोनों में यदि किया जाए तो प्री में पढ़ रहे हैं तो इतना पढ़ लिए रहते हैं कि 4 नंबर 2 नंबर का पूछ रहा है तो लिख लेंगे। लेकिन नहीं लिखे रहते तो कोई क्वेश्चन आता है, जैसे आज़ाद हिंद फौज का लिखिए, उसको 2 नंबर में कैसे डील करना है, 4 नंबर में कैसे डील करना है। और उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। 1-2 मेंस में मेरा टाइम मैनेजमेंट 100 मतलब 1400 नंबर में 100 नंबर या 150 नंबर का मेरा छूट जा रहा था, लिख के नहीं देखने के कारण, क्योंकि 2 बार तो मैं टेस्ट सीरीज दे नहीं पाया। तो याद उतना रहता है कि हम लिख लेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, और याद कर ले करके वेट करते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं। तो उस चक्कर में प्रैक्टिस नहीं होने के कारण टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। मेंस क्या है, याद तो किए हैं, टाइम बहुत छोटा चीज़ें प्लानिंग करना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। 8 नंबर वाला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है कि 15 नंबर वाला, कि 2 नंबर वाला पहले अटेम्प्ट करना है। 2 नंबर वाले टोटल क्वेश्चन को कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है, 8 नंबर वाले को कितने में। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है उसमें, क्योंकि छूटा तो रेस से बाहर है। ऐसा पूरा पेपर कंप्लीट करते हैं तो ऑलरेडी अपन लोग इंटरव्यू देने के लेवल में पहुंच जाते हैं, और थोड़ा इंप्रूव करेंगे तो। और टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट सीरीज लिखना जरूरी है, याद करना डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि याद किए बिना तो लिख नहीं सकते। याद रहने का एक बेनिफिट ये है कि जल्दी जल्दी लिखाएंगे, चीज़ें सोचनी नहीं पड़ेगी। तो याद जिस पेपर में नहीं है, जैसे उसको मेन फोकस कीजिए। तीसरा पेपर पढ़ा हुआ है और कोई पेपर जैसे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी पढ़ा हुआ लगता है,
तो उसको प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो याद नहीं है फिलॉसफी वाला पेपर 7 उसको याद करके, लेकिन प्रैक्टिस उसका भी करना ही करना है। टाइम मैनेजमेंट डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट पार्ट 75 वाले को कितना में डील करना है, सेकंड पार्ट को कितना करना है, थर्ड पार्ट को कितना करना है। क्योंकि टाइम यदि हम डील नहीं करेंगे तो क्वेश्चन छूटेंगे और नहीं होगा। जैसे ही फर्स्ट पार्ट आपका डिवाइड कर लिए, मैं जनरली क्या करता इस अटेम्प में कि 60-65 मिनट का 75 मार्क्स वाले के लिए टाइम अलॉट करके रखा था। उसका बेनिफिट मेरा हुआ कि 10 नंबर पहले मेरे मैक्सिमम पेपर 7 पेपर में 6-7 पेपर में ख़त्म कर लिया। उसके बाद मैं एक बार रीडिंग करता था, कुछ छूटे रहता था, 2-4 नंबर क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस रहते थे उसको डील करता था, क्योंकि आधा नंबर का भी लीड दिया। वो सब तभी संभव हुआ, मैं बहुत प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करके टाइम को मैनेज किया, 10 मिनट बचाया, फिर अंडरलाइन करता था उसमें 10 मिनट बचा के। तो अंडरलाइन करने से काफ़ी साफ सुथरा दिखता है, चेकर को भी अच्छा लगता है, तो नंबर उससे इम्प्रूव होते हैं। तो ये मतलब ये फाइनल है कि अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस कर रहे हैं। बहुत मिस कर रहे। दोनों जो फेस है सर उसके हिसाब से, जैसे इंटरव्यू में बोलने का, मेंस में लिखने का प्रीम ऑब्जेक्टिव है, तो जो एग्ज़ाम वहाँ जैसे होना है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिस करना मैं प्रीफर करें, तब जाके होगा। याद करेंगे लिखेंगे नहीं तो मेंस नहीं निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। और इसके बाद फिर इंटरव्यू में कोई विशेष तैयारी की ज़रूरत होती है? इंटरव्यू में सर यदि आपको माइक का फियर या मंच का नहीं है, आपको दिक्कत फियर नहीं, कुछ बोल लेते हैं स्मूथली तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं बोल पाते हैं तो मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। जनरली होता है क्या, प्रिपरेशन करते हैं तो दोस्त के बीच में बैठते हैं तो वो अलग टाइप की बातें होते हैं, अलग बातें होते हैं, मतलब फॉर्मल वर्ड यूज़ नहीं होंगे, सेंटेंस अलग होगा, लेकिन वो यूज़ हम इंटरव्यू में नहीं कर पाते हैं। उसके लिए यदि ये वीकनेस आपका, जैसे मुझे शब्द उपयोग ना करके हम लोग मेको शब्द यूज़ कर रहे हैं, तो वो शब्द यूज़ करेंगे तो निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। फ्यूचर ऑफिसर है तो उस इंटरव्यू लेने वाले 60-65 एज के हैं, उस एज के व्यक्ति के साथ उस वे में आपको बात नहीं करेंगे तो नंबर्स कम ही मिलेंगे। ऐसा है। ये थोड़ी टेक्निकल बात हो गई जो इस चीज़ पे तैयारी कर रहे हैं, पर उनका क्या है जो बिल्कुल उन पेपर को नहीं निकाल पाए हैं, और जैसे आपका जो वर्ड है शांतिकाल ने पढ़ाई, इस समय पे कोई नहीं पढ़ना चाहता है। जी सर। उसके लिए पढ़ने का मोटिवेशन कहाँ से आता है कि अभी पढ़ना है ये मार्च के टाइम पे? जी, उसके लिए पहला तो ये डिसाइड करना पड़ेगा, वनडे नहीं देना है, पीएससी ही देना है, तो मेंस पढ़ना है। मेंस पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, अभी तो अक्टूबर है ये नहीं सोचना है, उल्टा गिनती ऐसा गिनिए कि आप 7 महीने हैं, 210 दिन है, जिसमें 20 दिन 30 दिन का त्यौहार के कारण किसी रीजन से ब्रेक हुआ, अब आपको 180 दिन दिखने लगे। अब 7 पेपर 20 पार्ट जी, 20 गुणित 9 करेंगे तो 9 दिन। अब वो गिन के देखेगा सामने वाला कि 9 दिन में इंडिया हिस्ट्री को पहली बार पढ़ना है उसको, तो 9 दिन में नहीं पढ़ाया लगेगा, ऐसा देखने लगेगा। तो शुरू में हम क्या देखते हैं, अभी तो फरवरी देख रहे हैं, पहले तो फरवरी ना देखिए, अक्टूबर देखिए, मेंस करना है तो उल्टा दिन उसको उल्टा गिनिए, ब्रेक कीजिए कि 180 डेज 190 डेज जितने हैं उसमें 20 पार्ट में 9 दिन मिल रहे हैं, उसमें इंडिया हिस्ट्री पढ़ना है। सेकंड पार्ट जैसे संविधान लोक प्रशासन है उसको यदि 9 दिन में आपको करना है, उसमें करना है बोलने से नोट्स प्रिपेयर कर लेना है, नोट्स प्रिपेयर करने के साथ उसको 1-2 बार हम याद कर ले रहे हैं तो टाइम कम लगेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टाइम डिवाइड कर लीजिए, पूरा अक्टूबर तक का डिवाइड कर लीजिए कि इस पेपर को इतने दिन में करना है, इस पेपर को इतने दिन में करना है। उसमें मेन फोकस सर मैथ्स और लैंग्वेज जो है उसको डेली करने का मैं सलाह दूंगा कि आप लैंग्वेज का तीनों पार्ट जैसे है, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी और मैथ्स, उसको आधा घंटा 1 घंटा डेली करने के सलाह देते हैं, क्योंकि एक दिन में लैंग्वेज बोर भी लगने लग जाता है और होता भी नहीं है। थ्रू आउट पूरे 7 मंथ लैंग्वेज पर, क्योंकि स्कोरिंग है, जैसे मैं बताया कि कोई 125 पार है, कोई 100 पार है, तो डेली पढ़ेंगे तो लैंग्वेज 130-125 के लेवल में पहुंच जाएगा। इस बार टफ आया था तो इजी आएगा तो 140 भी बनता है जी। उस लेवल में मैथ्स से भी पहुंचाना, दोनों बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं अपने ऐसे दोस्तों को देखा हूं जो 8-10 नंबर पाए हैं मैथ्स में 50 में, और उसी पेपर उसी पार्ट के कारण पूरा इंटरव्यू दिए हैं और सिलेक्शन रुक गया है उस एक पार्ट के कारण। या किसी का ऐसा है कि इंग्लिश में 3-4 नंबर है 50 में और उस एक पार्ट के कारण पूरा रुक गया है। तो पहला पेपर और फोर्थ पेपर का मैथ्स है, इसको डेली, उसके बाद थ्योरी पेपर को पूरा टाइम डिवाइड कर लेना चाहिए कि इतना दिन में मुझे इतना करना है, कितना लेंदी पेपर है, कितना टाइम लेगा, उसके हिसाब से कोई पार्ट छोटा है वो डिवाइड करके उसको प्लानिंग कर लीजिए। और लगता है यदि, क्योंकि जनरली कोचिंग वाले लोग जुलाई से फिर टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं, लगता है कि मेरे 3-4 पेपर तैयार हो गए हैं तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर भी सकते हैं। ऐसा है, टेस्ट सीरीज का आपका फ्लो बन जाएगा। हाँ, जुलाई से अक्टूबर तक टेस्ट दे लिए ऐसा।
मतलब अगर अभी आपके पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो चुपचाप दिमाग में ये डाल लो कि समय कम है, काम ज्यादा है, बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, 180 डेज बहुत कम होते हैं, बहुत कम होता है, और काम ज्यादा है तो आपका हर दिन उस काम को कंप्लीट करने का मन, अगर आप सीरियस हैं तब। सीरियस हैं तो जी, नहीं है तो फिर तो आराम से नहीं है तो आप अगला पेपर फरवरी में, अगला पेपर फरवरी में। और प्री निकल, मैं तो हमेशा बोलता हूँ दोस्त लोग को भी कि प्री निकलने से पोस्ट नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली पोस्ट तो मेंस इंटरव्यू दिलाएगा, जिसमें मेंस का 93.33 वेटेज है, 1500 मार्क्स में 1400 मार्क्स, तो मेंस बहुत बड़ा रोल है। और उस समय 4 महीने में यदि पहले बार पढ़ेंगे तो 3 दिन में संविधान लोक प्रशासन नहीं पढ़ाने होता है। ऐसा आपके, अगर मैं पर्सनल पढ़ाई के बारे में पूछना चाहूँ तो हमेशा से ऐसे थे कि मैं टॉपर, जो लोगों का मिथ होता है कि इसको सब कुछ आता है इसीलिए इसने पेपर निकाल लिया, तो आपका जर्नी हमेशा ऐसा रहा है कि अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और फिर उसी के थ्रू आप यहाँ तक पहुँचे? स्कूल टाइम में तो ठीक था सर, अबो एवरेज स्टूडेंट था, 80-85% ऐसा वाला है, लेकिन इस जर्नी में मैं बहुत टाइम लगा। उस हिसाब से कई लोग बोलते थे कि अच्छा स्टूडेंट है तो टाइम ज़्यादा लगा करके, और मैं ये मानता भी हूँ कि पीएससी में पेशेंस, पीएससी हम लोग 3 शब्द जैसे बोलते हैं, पेशेंस से बोलते हैं, एस से सेक्रीफाइस, सी से कंटिन्यूटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तीनों। जैसे आप पेशेंस, मेरे केस में पेशेंस ज़्यादा हो गया, आप सेक्रीफाइस किया हूँ एस से, सी से कंटिन्यूटी नहीं रहा है, सबसे कम यदि रहा है कंटिन्यूटी कम रहा है मेरा, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा है। कंटिन्यूटी आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं वो उतना मैटर नहीं करता, एक दिन 10 पढ़ें फिर 3 दिन नहीं पढ़ें, उससे अच्छा 6 घंटा 5 घंटा पढ़ सकते हैं। मैं अबो एवरेज स्टूडेंट रहा, मुझे टाइम लगा उस केस में, क्योंकि मैं फेलियर को एनालाइज किया, कंटिन्यूटी नहीं रही, और ये जो शांति काल में मैं नहीं पढ़ पाया, कुछ फैमिली इशू भी रही 1-2 अटेम्प्ट में, उन सब रीजन के कारण मेरा टाइम लगा है, ऐसा लगता है। मतलब कंटिन्यूटी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई आदमी का पढ़ाई का स्टेटस कमज़ोर भी है और वो रेगुलर पढ़ रहा है, तो जो पहले से ही बुद्धिमान, जिसको आमतौर पर कहा जाता है, जो नंबर ज़्यादा ला रहे हैं तो बुद्धिमान है या ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उससे आगे नंबर ला सकता है। जी सर, कंटिन्यू रहना पड़ेगा। इसमें स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क बहुत जरूरी है जी, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। सारे स्मार्ट वर्क को हार्ड तौर पे करना है। जी सर जी। अगर कोई एक स्टूडेंट है जो अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर समझ रहा है, मतलब 40 तो बहुत कम हो गया, 50-60% के आसपास नंबर ला रहा है, पर उसके में डिटर्मिनेशन है कि वो रेगुलर पढ़ेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा, और एक है जो काफ़ी टैलेंटेड है और उसे उस टैलेंट के दम पे एग्ज़ाम दे रहा है, वो कंटिन्यू नहीं है, तो लेबर वाले का ज़्यादा चांसेस है? जी सर, जो हार्ड वर्क, क्योंकि मैं 10th में जो मेरिट लिस्ट में रहे हैं उन लोग अभी 8-7 अटेम्प्ट दे रहे हैं, कोई भैया लोग पहचान नहीं निकला, और जो 60% वाले हैं उनका निकल गया है, हार्ड वर्क किए हैं, कंटिन्यूटी रहा है, ऐसा केस है। हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। लक मेंस में उतना काम नहीं आएगा, प्री में आ जाएगा 5-10%, इंटरव्यू में आ जाएगा, मेंस में उतना लैक फैक्टर नहीं, जितना आप मेहनत किए हैं, हार्ड वर्क, नोट्स बनाए हैं, टेस्ट सीरीज दिए हैं, हाथ मतलब कितना लिखे हैं आप, कितना पेन ख़त्म किए हैं, उसका इम्पोर्टेंस है, ये जरूरी है। राइट। ये जो टाइम है वो बहुत लोगों का ऐसा कहना है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी ऐसा कहना है कि टाइम ख़त्म हो जाता है दिन का, पढ़ाई नहीं होती है, या बहुत कम टाइम मिला है पढ़ने के लिए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, टाइम नहीं बनता है। इस पूरी जर्नी में एक स्टूडेंट अपना टाइम को कैसे मैनेज करेगा? क्योंकि आपने अपने फैमिली को संभाला और उसके साथ टाइम मैनेज करके पढ़ाई कर रहे थे जी, तो किसी को भी अगर मैनेज करना है तो कैसे करेंगे? अभी टाइम तो सफिशिएंट है सर, 24 आवर सबके पास है, लेकिन जनरली अभी के टाइम में मोबाइल जो है ज़्यादा टाइम ले रहा है, ऐसा लगता है। और इस डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए क्या करना? इस डिस्ट्रैक्शन के लिए मैं जनरली क्या करता था, जैसे मैं सुबह उठ के पढ़ने वाला था, तो मैं घर वाले को पता था कि इस समय कॉल नहीं आएगा, किसी कॉल मेरा आता नहीं था। फ्लो एक बार जो स्टार्ट में आप सुबह जो चीज़ें करने लगते हैं वो चीज़ें दिन भर फिर होने लगती हैं। क्रिकेट खेलने चल दिए तो क्रिकेट खेलने में ध्यान लगेगा, पढ़ने एक बार बैठ गए तो दिन भर पढ़ने का मन करेगा। तो मैं मोबाइल को कर देता था स्विच ऑफ 3 घंटे के लिए, कम से कम सुबह जैसे 6 बजे उठे, 6:30 उठे, तो 3 घंटे का मैं सीटिंग लेता था पोमोडोरो से 50 मिनट करके, तो उसमें स्विच ऑफ कर दिए, क्योंकि मोबाइल नहीं तो थोड़ा ब्रेक लिए तो मोबाइल देखने लिए तो लंबा ब्रेक हो गया। 3 घंटे का फ्लो मैं यदि बना लिया, उसके बाद मैं 1-2 घंटा ब्रेक ले रहा हूँ, फिर 3 घंटे का सीटिंग, ऐसा 3-3 घंटे कर करके 2 या 3 सीटिंग भी आप ले रहे हैं। मोबाइल को उस बीच में बंद कर दीजिए, कहीं रख दीजिए साइलेंट, लाइब्रेरी जा रहे हैं, एकदम इम्पोर्टेंस आपका नहीं है,
4-5 घंटे के लिए तो आप मोबाइल को घर में छोड़ के जा सकते हैं। उस चक्कर में मोबाइल चलाते हैं तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। और प्रॉपर ये करना चाहिए कि एक रात पहले हमें ना क्या क्या पढ़ना है अगले दिन का, वो प्लानिंग कर लेनी चाहिए। यदि ये प्लानिंग नहीं की है तो सुबह उठ के खोजते रहते हैं कि आज क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पूरे दिन का प्लानिंग रात में आप कर लीजिए, अगले दिन का प्लानिंग कि इतना से इतना समय लगभग ये करना है आपको, क्योंकि रूटीन आपको पता है खाना कितना है कि सोना कितना टाइम है, उस हिसाब से उसको प्लान कर लीजिए। हर दिन को प्लान करते करते उस हिसाब से करते जाइए, रात में प्लान करके, तो टाइमिंग मैनेज हो जाएगा। हाँ, मतलब अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो एक रात पहले अगर आपने वो लिख लिया या माइंड मैप बना लिया, माइंड मैप बना लिया, इससे इस समय तक ये करूँगा, बहुत हद तक मैनेज किया जा सकता है। जी सर, फिर वो उसका 90% भी एक्यूरेट कर लिया उस दिन को, 80% भी, तो सफिशिएंट है फिर वो। आपने एक पोमोडोरो टेक्निक बताया। जी सर, ये वही है जिसमें जापानी टेक्निक जिसके बारे में रील्स भी चलते हैं, ये जो पढ़ाई से पता चल रहा है कि पहले कुछ घंटे वर्क करो, 10 या 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर वर्क करो, फिर वर्क। ये 1 घंटे पढ़ो, मतलब 1 घंटे अगर सोचें तो 50-55 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 55 पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक। बिल्कुल। तो ये आपका, ये सारी चीज़ें आपने अपने पढ़ाई में यूज़ की हैं? मैं ये पोमोडोरो टेक्निक्स और सीटिंग, मोबाइल बंद करने वाला, ये तो प्रॉपर मैं जब भी पढ़ाई करता था जी। मैं जनरली एक दिन में कम पढ़ने वाला ही रहा हूँ, लेकिन आउटकम कितना निकल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 10 घंटा पढ़ रहा है उसमें 4 घंटे का आउटकम निकल रहा है क्या। मैं 6-7 घंटे पढ़ लेता था तो मैं हो गया इतना लगता था, आउटकम अच्छा निकाल लेता था। उस बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं रखता था, मोबाइल बंद कर दिया, कोई काम नहीं करता था। अब पोमोडोरो जैसे यूज़ करते हैं तो ह्यूमन माइंड का नेचर रहता है कि 50-55 मिनट में थक रहा है तो ब्रेक ले लिया, ब्रेक लिए, उसी बीच में होता है मोबाइल ऑन रहता है तो यूज़ करने लगे तो आधा घंटा 1 घंटा हो गया। उसमें आप कोई यदि आसपास पेड़ पौधा है या ऐसा क्या है, बुक पढ़ रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर में सेट है आँख, तो आँख भी थक जाता है। तो फिर व्यू देखिए, मतलब पेड़ पौधा देखिए, ऐसा दूर से बिल्डिंग को, इस रेटिना भी प्रॉपर सेट होता है उससे, फिर आके आप पढ़ेंगे तो फोकस ज़्यादा होता है ऐसा। राइट, ठीक है। मतलब आँख का जो विजिबिलिटी रेंज है उसको बढ़ा के, क्योंकि उतना टाइम तक नज़दीक देखें तो थोड़ा टाइम 5-10 मिनट दूर देखिए, वॉक कीजिए, फिर आके आप पढ़ जाइए। राइट। तो एक दिन अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, वो 6 सितंबर सन 2024 कैसा था उस दिन मज़ा आया था क्या? ये अभी, हाँ, वो 28 नवंबर को रिजल्ट हम लोग का जो आया वो 28 नवंबर 2023 2024 28 नवंबर 2024, 6 सितंबर वो 2023 का रिजल्ट, वो 22 का रिजल्ट, 22 वाला 28 नवंबर 2024। जी। तो क्या था उस दिन, माहौल कैसा था, स्थिति उस दिन का? ये था सर, मेंस जैसे हम लोग लिखे थे अच्छा गया है, पोस्ट मिलेगा ऐसा कॉन्फिडेंस था, फिर भी, और इंटरव्यू भी अच्छा गया हुआ था, तो थोड़ा इधर उधर हुआ मेंस में तो उसमें भी कवर हो जाएगा, इतना पता था। मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था। रिजल्ट का तो हम लोग को आइडिया रहता है, इतना दिन से अनुभव है, तो 4-5 बजे तक तो इंटरव्यू चलता है, 8 बजे के बाद ही आना है करके जी। तो 8 बजे के बाद मैं मंदिर राजीव के पास से हूँ, तो राजीव लोचन मंदिर से आ गए और प्रॉपर रेडी थे कि आने वाला करके। और इतने दिन तैयारी करने के बाद मैं जनरली ऐसा ओवर एक्साइटेड भी नहीं होता था और ज़्यादा दुखी भी नहीं, इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद। तो मैं खुशी तो होना है, 4-5 फेलियर देख लिए हैं, उसके बाद सिलेक्शन होना। तो 8-9 बजे तक रेडी थे, मैं खाना खा लिया था। जनरली क्या होगा, या तो सिलेक्शन नहीं होगा तब भी खाना नहीं खिलाएगा, सिलेक्शन हुआ तब भी खाना खिलाने से रहा, तो मैं खाना खा लेता हूँ, 9 बजे के बाद आता है करके। 9 बजे तक देख रहे हैं अपडेट, उधर से किसी से कोई मिल पा रहा था, कितना टाइम अगर ले रहे थे। फिर देखा तो आया रिजल्ट लगभग 9:30-10 के आसपास। तो मैं सर्च किया अपना नाम, तो पता नहीं मेरा नाम सर्च बार में नहीं आ रहा था, लेकिन कोई मिथिलेश नहीं आया, तो मैं जान गया कि शायद सर्च करने वाला ऑप्शन कभी कभी पीडीएफ में नहीं देते हैं, ऐसा करके। फिर मिथिलेश कोई ना कोई तो होता है, कोई ना कोई तो इंटरव्यू दिया, उसमें 2-3 लोग हैं, मेरे को मालूम था। कोई ना कोई मिथिलेश तो आता, मेरा नहीं रहता था। तो मैं ये समझ गया कि सर्च करने वाला ऑप्शन में शायद नहीं दिया होंगे करके। तो फिर मैं खोजते गया, उस समय मेरा हाथ कांप रहा था, 1 से 86 तक खोजते गया। उस समय एक्सपेक्टेशन ये था कि अंडर 50 रहूंगा, मुझे ऐसा लगा था। 20-25 नंबर मेरे मेंस में जितना सोचा था उससे कम हुआ जी। तो खोजते गया, 3 लोग हम लोग दिए थे, तीनों को होगा, और उसमें से 2 लोग का मिनिमम क्लास 2 हो जाएगा ऐसा लगता था। 3 अच्छे दोस्त थे उसमें, NT तक मिल जाएगा, ऐसा 50 रैंक रहेगा करके। खोजते गया, हाथ कांप रहा था। फिर जैसे ही 40-45 रैंक तक तीनों का नहीं दिख रहा था, मैं अपना मेनली खोज रहा था, उन लोग का भी देख रहा था, नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा मैं कांपना स्टार्ट हुआ मैं कि कैसे नहीं आ रहा करके। फिर जाते गया तो देखा कि 86 रैंक में मेरा नाम है। मैं मिलाया कि मिथिलेश बस नाम वाला मैं था, मेंस पे देख लिया था, तो डेट ऑफ बर्थ मिलाया, UR मिलाया, सब चीज़ मिलाया, तो चेक किया तो 86 रैंक है। और इस साल ये हुआ कि
केवल मेरिट लिस्ट आया था, सिलेक्शन लिस्ट उस दिन नहीं दिए थे, अगले दिन दिए 29 नवंबर को। जनरली दोनों साथ में दे देते थे। तो उस केस में अब 86 में हो जाएगा, अनरिजर्व है तब भी 110 120 रैंक तक हो जाएगा, इतना मुझे आइडिया है, इतने दिन से दे रहा हूँ तो इतना पोस्ट में हो जाएगा। जनरली जितना पोस्ट रहता है उसका अनरिजर्व में ना 50-55% तक सिलेक्शन हो जाता है। 242 था तो 121 रैंक 117 रैंक तक हुआ है, ऐसे हो जाता है। तो हो जाएगा इतना पता था। तो प्रिडिक्शन करना फिर चालू किया, थोड़ा देर शांत था मैं क्या होगा, बाकी दोस्त लोग का नहीं हुआ तो फिर मम्मी बस थी मेरे साथ, तो बताया कि हो गया, इतने में हो जाएगा करके पता था कि हो जाएगा करके। फिर क्या पोस्ट मिल गया उसका तो लगा था, इतना मैं कैलकुलेट कर लिया था कि या तो 700 मिलेगा या तो STI मिलेगा प्रेफरेंस के हिसाब से, मैं इतना मैं जान गया था। ज़्यादा चांस 700 का लग रहा था, पिछले साल 95 रैंक तक 700 लगा था तो लग जाएगा ऐसा करके। तो फिर कैलकुलेट कर रहे थे, कैलकुलेशन पूरा नहीं हुआ, अगले दिन आया और खुश हुआ सर। 4-5 साल बहुत अच्छा, भैया लोग को बताया, घर का माहौल उस दिन बहुत अच्छा था। राइट। ये जो रिजल्ट वाला दिन होता है और फिर उसके बाद तो लाइफ चेंज होता है। लाइफ चेंज होता है सर। मैं कंटिन्यू मतलब 28 को मैं नहीं बता पाया था क्योंकि किसी को भी बताता तो कौन सा पोस्ट मिला ये पूछते करके, तो क्लोज लोग को बस 2-4 लोग को बता दिया था, उसके अलावा नहीं बताया। जब पोस्ट अलॉट हुआ तब बताया। उसके बाद मैं देखा रात को 9 बजे, ये भी लिस्ट भी 9 बजे के आसपास आया, सिलेक्शन लिस्ट जो पोस्ट अलॉट हुआ 9 से लेकर 1:30-2 बजे तक लगभग 150-200 कॉल रहे होंगे। मैं 2-3 घंटा बस सोया, सुबह फिर 6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक, मतलब जिसका कॉल आया, बहुत जिसका 6 साल से बात नहीं हुआ है कि कोई इसका नंबर लेकर कर रहा है, कहीं से नंबर लेकर कर रहा है। लाइव तो डेफिनेटली मतलब लगा कि हाँ कुछ अचीव कर लिए हैं, ऐसा लगा। बढ़िया। तो ये अभी यहीं पे विराम है, आगे की और तैयारी चल रही है अभी? जी सर, आगे अभी तैयारी करना है, अभी ज्वाइनिंग कुछ दिन में होने वाली है, उसके बाद तो पोस्टिंग के साथ आगे तैयारी करना है। जी। एक अगर मैं फाइनली आपको एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरा आपसे कि स्टूडेंट्स के लिए इस समय पे या आगे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगर कोई आप लाइन बोलना चाहेंगे तो प्लीज़ इस कैमरे पे देख करके एक फाइनल उनके लिए मोटिवेटिव। जी बिल्कुल, जैसा भी आप आपका जो उनको सीख है कि उनको क्या करना चाहिए। पेशेंस का खेल है PSC, मैं तो हमेशा बोलता हूँ पेशेंस रखना है आपको। हम लोग जैसे पहली से 12वीं पढ़ते हैं तो 10 साल में पढ़ के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं रहता। 12 साल में पढ़ के निकल जाएंगे, इतना पता है, 12 साल लगना है। इसमें क्या है, टाइम लिमिट सेट नहीं कर पाते, वो घाटा करता है। लेकिन अल्टीमेटली आपको पोस्ट लेना है क्योंकि उस रास्ते को आप पार कर चुके हैं, वापस आएंगे तो 0 में पहुंच जाएंगे। उससे अच्छा आप आगे पार करिए। कठिनाई आएंगी, कठिनाई किसी का मेंटल है, किसी का फाइनेंशियल, हर किसी के अपने युद्ध है, हर किसी के अपने संघर्ष है। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, उस संघर्ष को आपको ही पार करना पड़ेगा। फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे, क्लोज फैमिली वाले कर रहे हैं, दोस्त कुछ रहेंगे वो सपोर्ट करेंगे, उसको आपको ही पार करना पड़ेगा। क्योंकि फेल हो रहे हैं, उस फेल होने का फ़ायदा ये है कि फील्ड में जैसे हम जाते हैं तो देखते हैं कि IPS लोग सुसाइड कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं, तो अचानक फेलियर देखते हैं तो डील नहीं कर पाते। लेकिन आप फेल हो के जा रहे हैं तो ऑलरेडी आप सर्विस में जाने के बाद भी कई किसी का पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, दूसरी चीज़ें आएंगी, तो वो सब हम डील करना ऑलरेडी ये एग्ज़ाम यहीं से चालू कर देता है। हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग में सिखाएंगे बोल के, ट्रेनिंग जिस दिन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है कि प्रेशर कैसे डील करेंगे, क्या कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। किसी का 5 साल में हो जाता है, किसी का 3 साल में होता है, किसी का नहीं भी होता है। नहीं भी होता तो ऐसा नहीं कि लाइफ ख़त्म है जी। कोई ना कोई ऐसा है, दूसरा फील्ड रहेगा, इस फील्ड में आप तैयारी करेंगे तो आगे जाके फ्यूचर में बहुत अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं, ऐसा है जी। थैंक यू सो मच सर। एक हमारा प्रथा है जिसको कहते हैं टैगर टॉपर। तो अगर आपको ऐसा कोई लगता है जिनकी कहानी बहुत अच्छी है और जो स्टूडेंट्स को गाइड कर पाएंगे इस मंच पर आकर के, जिनकी कहानी से मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स हैं वो इंस्पायर होंगे जी, साथ ही उनको आपकी इच्छा है कि वो आकर के यहाँ अपना स्टोरी शेयर करें, प्लीज़ उनका नाम बताएंगे। एक आनंद जायसवाल सर है सर, सेम STI के पोस्ट में सेलेक्टेड हुए हैं जी। मैं मतलब ये देखता हूँ कि फेलियर के बाद भी कोई डील करके कोई पहुँचा है तो बहुत अचीवमेंट है जी। उनका बहुत बड़े हैं एज में भी सर, उस सबको डील करते हुए अभी वो पोस्ट लिए हैं जी। तो उनकी स्टोरी मुझे इंस्पायरिंग लगती है, इतने साल के बाद सब चीज़ें मैनेज करके चले हैं सर। और सेकंड एक सर अभिषेक चंद्राकर है, 22 रैंक उनका लगा है, 22 रैंक स्टैक, हाँ स्टैक का पोस्ट मिला है जी। तो दोनों टाइम लगे हैं, फ्रेंड भी हैं, उन लोग इंस्पायरिंग है सर उनकी जर्नी। तो आनंद सर, अभिषेक सर, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है
मैं मिथिलेश जी से आपका नंबर ले लूँगा और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। प्लीज़ समय दीजिएगा सर। थैंक यू सो मच मिथिलेश जी। ये मिथिलेश जी थे जिनकी कहानी आपने अभी सुना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने तैयारी के दौरान उपयोग करना है, ये सीखने को मिला। एक अच्छा शब्द मिला शांतिकाल, जिसमें आपको तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद फिर हमको ये चीज़ समझ में आई कि अगर प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा कहीं ज़्यादा काम आएगा अगर आप क्वेश्चन लगा लेते हैं तब। इसके बाद फिर इंटरव्यू की तैयारी में अगर आपको बोलने आता है, आपकी पर्सनालिटी ठीक है और मेंस या पहले की आप तैयारी किए हैं, तब आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर जर्नी को छोटा रखना है तो गाइड की ज़रूरत है, वो कोई भी हो, बस आपको सही डायरेक्शन दे दे। शायद ये जो इंटरव्यू रहा है, ये जो पॉडकास्ट रहा है, ये आपके लिए गाइड की जैसा काम करे और आपकी जर्नी को एकदम सटीक बना करके रखे। आप जिस उद्देश्य से तैयारी कर रहे हैं उसी उद्देश्य तक पहुँचे और सर का जो मुकाम है, सर जो हासिल करना चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सर को भी वो मुकाम मिले। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।